ये है मिस्टर रवि। रवि ने रिसेंटली अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक नया घर लिया है और हमारे देश के दूसरे सारे हजारों लाखों लोगों की तरह इन्होंने भी अपने घर का सपना पूरा किया है एक होम लोन के माध्यम से। लेकिन होम लोन लेते समय इन्होंने बहुत सी छोटी छोटी बातों पर और होम लोन पर लगने वाले खर्चों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसका नुकसान ये हुआ कि पूरे इस होम लोन की रीपेमेंट के दौरान मिस्टर रवि को हजारों नहीं लाखों रुपए का नुकसान हुआ। अगर आप भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लोन लेकर अपने सपनों का घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं होम लोन के पूरे प्रोसेस को, आपको अपना होम लोन किस तरीके से अप्लाई करना है, इस होम लोन पर इंटरेस्ट रेट किस तरीके से अप्लाई होता है, क्या क्या कंसेशंस आपको ऑफर किए जा सकते हैं। इंटरेस्ट रेट के अलावा और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के लिए चार्जेस लिए जाते हैं, उनके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के लिए अलग से चार्जेस लिए जाते हैं। होम लोन के प्रोसेस को डिटेल में समझने के साथ साथ इस पर लगने वाले सारे खर्चों को भी इस वीडियो में हम लोग क्लैरिफाई करने वाले हैं। इस वीडियो में एग्जाम्पल के लिए हम लोग एसबीआई के होम लोन को रेफरेंस लेने वाले हैं और एसबीआई होम लोन के सारे फीचर्स इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। सारे बैंकों में होम लोन जो होता है उसका प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम होता है, तो इस वीडियो को आप एक रेफरेंस गाइड के रूप में यूज कर सकते हैं चाहे आप किसी भी बैंक से एक होम लोन लेने जा रहे हैं। तो देर न करते हुए डायरेक्टली जंप करते हैं हमारे वीडियो पर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे बेसिक चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि होम लोन के लिए एज क्राइटेरिया क्या होता है। अगर आपकी एज 18 साल या उससे ज्यादा है तो उस केस में आप एसबीआई से होम लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं। एसबीआई के होम लोन की एक खास बात यह है कि यहां पर होम लोन जो है आपको 70 साल की एज तक पहुंचते पहुंचते पूरा भर देना होता है। दूसरे सारे बैंकों की तरह ही यहां पर भी आपको इस लोन को रीपे करने के लिए मैक्सिमम 30 साल का समय दिया जा सकता है, लेकिन शर्त यहां पर वही रहने वाली है कि जब आप 70 साल की एज में पहुंचेंगे उस एज तक पहुंचते पहुंचते आपका होम लोन पूरा रीपे हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति 40 साल की एज तक होम लोन ले रहा है तो उसको पूरे 30 साल का समय मिल जाएगा और वो इस होम लोन को 70 साल की एज तक रीपे कर सकता है। लेकिन वहीं अगर कोई व्यक्ति 50 साल की एज में इस लोन को लेता है तो वो मैक्सिमम 30 साल के रीपेमेंट टेन्योर का बेनिफिट नहीं ले सकता है। उसको यहां पर मैक्सिमम सिर्फ 20 साल मिलेंगे, क्योंकि 70 साल की एज तक तो हमें इस होम लोन को पूरा भरना होता है। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें ये समझना होता है कि हम जो घर बनाने वाले हैं उस घर पर जो भी खर्चा आएगा उसका कितना प्रतिशत लोन हम लोग बैंक से ले सकते हैं। तो यहां पर कॉन्सेप्ट आता है एलटीवी का। एलटीवी मतलब लोन टू वैल्यू, आपके मकान की जो भी वैल्यू है उस पर कितना लोन आपको दिया जा सकता है। अगर आपका होम लोन जो है उसकी वैल्यू 30 लाख रुपए तक है तो उस केस में आपके मकान की टोटल वैल्यू का 90% तक आप लोन के रूप में ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके होम लोन की वैल्यू 30 लाख से ज्यादा है और 75 लाख रुपए तक का लोन आप लेने वाले हैं, इस 30 से 75 के बीच में आप किसी भी अमाउंट को लेंगे तो वहां पर आपके मकान की वैल्यू का, आपके हाउस की वैल्यू का, होम की वैल्यू का 80% आप लोन के रूप में ले सकते हैं। जैसे जैसे लोन की अमाउंट बढ़ती चली जाती है ये एलटीवी रेशो भी कम होता चला जाता है। अगर होम लोन की वैल्यू 75 लाख से ज्यादा है उस केस में ये एलटीवी जो है सीधा 75% तक आ जाता है। सपोज हम लोग 1 करोड़ रुपए का एक मकान ले रहे हैं तो 1 करोड़ पर आप 25% मार्जिन दे देंगे, 25 लाख रुपए आप अपनी तरफ से पे करेंगे और बचा हुआ 75 लाख जो है वो बैंक आपको लोन के रूप में यहां पर दे सकता है। इंडिया में ऑपरेट करने वाले सारे बैंकों में लगभग यही स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है लोन टू वैल्यू के लिए। एसबीआई के होम लोन्स की अगर हम बात करें तो होम लोन जो है एसबीआई में 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने घर पर एक सोलर रूफटॉप लगवाना चाहते हैं तो उस सोलर रूफटॉप को भी आप इसी होम लोन में कवर कर सकते हैं। जिस भी प्रोजेक्ट में आप घर लेने वाले हैं अगर वहां पर बैंक का कोई टाई अप होता है तो आपका होम लोन बहुत ही जल्दी सैंक्शन कर दिया जाता है। अदरवाइज आप मानकर चल सकते हैं लगभग 15 दिनों का प्रोसेस यहां पर रहने वाला है। आपको चाहे कोई कितनी भी जल्दी करने के लिए कहे लेकिन इतना समय आपको आराम से लगने वाला है। उसके पीछे कुछ कारण हैं, जैसे कि सबसे पहले तो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है जिसको कि टाइटल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहा जाता है। इस टाइटल को वेरीफाई करवाने के लिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स निकलवाए जाते हैं, उसकी डुप्लीकेट कॉपीज निकलवाई जाती हैं। पिछले 13 से लेकर 30 साल के बीच का कोई भी रिकॉर्ड चेक किया जा सकता है। तो आप लगभग ये तो मान के चलिए कि 13 साल का तो रिकॉर्ड चेक होने ही वाला है और कुछ कंडीशंस में ये 30 साल तक का भी रिकॉर्ड चेक किया जाता है।
डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन भी की जाती है। तो ये सारा प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो आप आराम से मान के चलिए कि अप्रोक्सीमेट 15 दिन तो आपको आराम से लगने वाले हैं। लेकिन कहीं पर कोई टाई अप वगैरह है तो उस केस में ये सारा प्रोसेस अप्रोक्सीमेट 5 दिनों में पूरा हो जाता है, क्योंकि उस केस में वैल्यूएशन का कोई झंझट नहीं रहता है, टीआईआर का कोई झंझट नहीं रहता है। मेन जो टाइम है इसी टीआईआर और वैल्यूएशन में ही कंज्यूम होता है। इसके अलावा एसबीआई के होम लोन में कोई भी हिडन चार्जेस नहीं होते हैं। आप जब भी अरेंजमेंट लेटर साइन करेंगे तो उसमें आप पूछ सकते हैं अपने फील्ड ऑफिसर से, अपने ब्रांच मैनेजर से। वो आपको क्लियरली इसके बारे में बता देगा कि क्या क्या चार्जेस आपके होम लोन पर एप्लीकेबल होने वाले हैं। अब होम लोन पर सबसे बड़ा जो खर्चा होता है वो होता है इस पर लगने वाला इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट भी होम लोन पर 2 तरीके से लगाया जा सकता है, फिक्स इंटरेस्ट और फ्लोटिंग इंटरेस्ट। फिक्स इंटरेस्ट में क्या होता है कि जब आपको होम लोन दिया जाता है तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको 8% पर मान लीजिए एक लोन दिया है। ये 8% लोन जो है पूरे टेन्योर के लिए सेम रहने वाला है। सपोज आपने 25 साल के लिए अपनी इंस्टॉलमेंट्स बना ली तो 25 साल तक यही 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर किया जाता है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरे होम लोन के टेन्योर के दौरान चेंज नहीं होता है। दूसरा आता है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है ये लिंक होता है ईबीएलआर से। इनडायरेक्टली अगर हम लोग ये कहें कि ये जो आरबीआई की रेपो रेट है, रेपो रेट से डायरेक्टली लिंक होता है। अगर आरबीआई अपनी रेपो रेट कम करता है तो आपके होम लोन की इंटरेस्ट रेट जो है वो भी कम होती जाएगी, और अगर आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देता है तो उस केस में आपका होम लोन जो है वो पहले से भी ज़्यादा महंगा हो सकता है। दोनों में बेसिक एग्जांपल क्या है कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है पूरे टेन्योर के लिए सेम रहता है, चाहे मार्केट कंडीशंस कोई भी हो। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो कि अपनी लाइफ में ज़्यादा वेरिएशन नहीं चाहते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमारी तो एक फिक्स मंथली इंस्टॉलमेंट बन जाएगी, वो कम ज़्यादा नहीं हो। अगर हम 25 साल का टेन्योर बना रहे हैं तो 25 साल में हमारा लोन बंद हो जाना चाहिए। आगे भले हमें फ़ायदा हो नुकसान हो उसके बारे में हमें नहीं सोचना है। ये इस तरह का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपकी लाइफ में सर्टेनिटी लाता है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी लाता है कि फ्यूचर में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक ड्रॉबैक ये रहता है कि अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट चूज़ करते हैं तो लगभग 1 से लेकर 2 या 3% तक भी एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पर लगाया जा सकता है। वहीं फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो इससे तो डेफिनेटली ये आपको सस्ता मिलने वाला है। अगर यहाँ पर ये लोन आपको 9% पर मिलेगा तो ये वाला लोन लगभग 7.5-8% पर आपको मिल जाएगा। प्लस लॉन्गर पीरियड की, लंबे समय की बात करें तो लंबे टाइम में इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट रेट जो है वो डाउन ही होते हैं। गवर्नमेंट जो है रेगुलरली इन्फ्लेशन को मेंटेन करने के लिए प्रयास करती रहती है, और अगर इन्फ्लेशन लो होती है तो उस केस में आरबीआई भी अपना रेपो रेट और कम कर देता है, और रेपो रेट कम होते ही आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो सकते हैं। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कम लगाया जाएगा तो डेफिनेटली कुछ पैसा आप सेव कर सकते हैं, या फिर कुछ एक्स्ट्रा इंस्टॉलमेंट्स आप जमा करवा सकते हैं, जिससे कि लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। आपका लोन जो है आपने जो टेन्योर चूज़ किया है उससे पहले ही पूरा हो सकता है। ड्रॉबैक यहाँ पर भी ये रहता है कि अगर मान लीजिए नेगेटिव कंडीशंस मार्केट में आ जाती हैं, रेपो रेट आरबीआई बढ़ा देता है, तो उस केस में आपकी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट बढ़ सकती है, या फिर अगर आप इंस्टॉलमेंट सेम रखते हैं तो आपका टेन्योर जो है वो कई सालों से आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ पर वाइजली आपको चूज करना है कि आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए जाना है या फिर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए जाना है। एसबीआई की स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो एसबीआई वर्तमान में सिर्फ फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर कर रहा है। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट अब एसबीआई में ऑफर नहीं किए जाते हैं। इंडिया में ऑपरेट करने वाले लगभग सारे बैंकों में फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ही ऑफर किया जाता है, लेकिन कुछ बैंक अभी भी आपको मिल जाएंगे जो कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर करते हैं। तो इसके बारे में भी आपको अपने फील्ड ऑफिसर से, अपने ब्रांच मैनेजर से डिस्कस जरूर करना है जब भी आप इस लोन को डिस्कस करने के लिए जाने वाले हैं। होम लोन के पूरे प्रोसेस को अब हम लोग समझने वाले हैं। मान लीजिए आपने एक होम लोन को चूज कर लिया है, उसके बाद आपने उस होम लोन की एप्लीकेशन दे दी। एप्लीकेशन देने के बाद आप ब्रांच ऑफिशियल से मिलने वाले हैं। ये प्रोसेस आपको डेफिनेटली करना है, ब्रांच ऑफिशियल से आपको ज़रूर मिलना है, उससे डिस्कस करना है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन क्या रहने वाली है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहने वाला है। उसमें कुछ बार्गेनिंग भी अगर आप कर सकते हैं तो वो भी आप कोशिश कीजिए। डेफिनेटली कुछ केसेस में यहाँ पर इस चीज़ का भी बेनिफिट होता है। पूरा प्रोसेस उनसे समझने के बाद आप जब डिसबर्समेंट प्राप्त करेंगे तो उसके बाद आपको इस लोन की रीपेमेंट किस तरीके से करनी है वो भी हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि आपको ब्रांच विजिट करना है, और ब्रांच विजिट करने के बाद आपका जो भी लोन ऑफिसर है या आपका ब्रांच मैनेजर है
उनसे डिटेल में डिस्कस करना है इस होम लोन के बारे में। सबसे पहला जो स्टेप है वो होता है आपका लोन एप्लीकेशन देने का। आप अपनी लोन एप्लीकेशन ऑनलाइन भी दे सकते हैं, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अपना होम लोन, या फिर ऑफलाइन भी आप अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। लेकिन हमारी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि आपको इसी ऑफलाइन मोड में जाना है, क्योंकि ये पहला स्टेप होगा जब आप अपने फील्ड ऑफिसर से या ब्रांच मैनेजर से मिलने वाले हैं। और इसी एप्लीकेशन के दौरान ही आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनसे जान सकते हैं। जब आप इस लोन एप्लीकेशन को देने पहुंचेंगे तो लोन एप्लीकेशन के साथ साथ आपको इनकम प्रूफ भी देना होता है। इनकम प्रूफ में आप अपनी सैलरी स्लिप देने वाले हैं, ITR जो आपने फाइल की है वो देने वाले हैं, फॉर्म 16 दे सकते हैं। तो आपको यहाँ पर वाइड वैरायटी ऑफ इनकम प्रूफ्स देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा आपको अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स देने हैं, KYC डॉक्यूमेंट्स जिसको हम लोग बोलते हैं। आपको अपना ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ यहाँ पर देना है। ये ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पर आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाता है। इसी एड्रेस के आधार पर आपके जो घर का जो एड्रेस है वो वेरीफाई किया जाता है। बैंक का ऑफिशियल आपके घर का वेरिफिकेशन भी करने आएगा, आपके ऑफिस का वेरिफिकेशन भी करने आएगा। तो ये डॉक्यूमेंट इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बैंक जो है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करेगा। कॉमन लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाएगा कि आपकी पास्ट में क्रेडिट हिस्ट्री कैसी रही है। पास्ट में अगर आपने कोई होम लोन लिया है तो लोन के प्रति आपका बिहेवियर कैसा रहा है, क्या आपने अपनी सारी इंस्टॉलमेंट्स समय पर जमा करवाई हैं या रेगुलरली आप उन इंस्टॉलमेंट्स को डिले करते रहे हैं। इसके अलावा आपके इनकम प्रूफ्स को वेरीफाई किया जाएगा कि आपकी इनकम जो सर्टेन क्राइटेरिया है बैंक का होम लोन का उसको मीट करती है या नहीं करती, आपकी इनकम रेगुलर आ रही है या नहीं आ रही है। इसको वेरीफाई करने के साथ साथ आपकी IDs को और एड्रेस प्रूफ्स को भी वेरीफाई किया जाने वाला है। अब एक बार ये भी जान लेते हैं कि जब आप बैंक ऑफिशियल से नेगोशिएशंस करने के लिए जाएंगे या ब्रांच मैनेजर से आप बात करेंगे एप्लीकेशन फिल करते समय, तो आपको किन किन चार्जेस के बारे में बात करनी है। पहला चार्ज होता है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट जो होते हैं हालांकि आपके सिबिल स्कोर से डायरेक्टली लिंक होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको इस रेट्स के बारे में कंप्लीट जानकारी लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा जब भी आप एक होम लोन लेते हैं या इवन कोई भी लोन आप बैंक से लेंगे तो वहाँ पर आपको लोन करवाने के लिए एक प्रोसेसिंग फ़ी देनी होती है। ये प्रोसेसिंग फ़ी जो होती है अप्रोक्सीमेट 0.5% से 1% के आसपास हो सकती है। कुछ कैटेगरीज के लिए ब्रांच मैनेजर के पास ये कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि वो आपकी प्रोसेसिंग फ़ी को वेव भी कर सकता है। तो इन प्रोसेसिंग फ़ी के बारे में आपको बार्गेनिंग ज़रूर करनी है, इसके बारे में बात ज़रूर करनी है। ये 2 कॉमन चार्जेस हैं जो लगभग सब लोगों को पता होते हैं। इसके अलावा कुछ चार्जेस और भी हैं, जैसे कि वैल्यूअर की फ़ी होती है। बैंक के एम्पैनल्ड वैल्यूअर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं जो कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करते हैं। वो वैल्यूएशन जब करेंगे तो उसके भी चार्जेस आप ही को देने होते हैं। तो आपको इन चार्जेस के बारे में भी पता होना बहुत ज़रूरी है। वैल्यूअर फ़ी के अलावा एक लॉयर की फ़ी भी होती है। बैंक के एम्पैनल्ड लॉयर्स होते हैं जो कि आपके जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पर आप लोन लेने वाले हैं उन प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाते हैं कि क्या वो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं, उस प्रॉपर्टी का पास्ट में कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, उस प्रॉपर्टी पर पहले से कोई लोन तो नहीं चल रहा है। ये सारी चीज़ें ये लॉयर चेक करता है और ये लॉयर भी आप ही से फीस लेता है अपनी इन सर्विसेज के बदले में। होम लोन के केस में एक अच्छी चीज़ ये होती है कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं लोन के, हमारी प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर इस लॉयर के द्वारा प्रॉपरली वेरीफाई कर लिए जाते हैं। तो हम लोग ये एक तरह से अश्योर हो जाते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी एकदम सही है, उसके डॉक्यूमेंट्स एकदम सही है। अगर हमारे डॉक्यूमेंट सही है सिर्फ उसी केस में बैंक हमें लोन देने वाला है। आपने अपनी एप्लीकेशन दे दी है, बैंक ने आपको चार्जेस बता दिए हैं, आपके इनकम प्रूफ्स को वेरीफाई कर लिया जाता है। अब बैंक का एक्चुअल काम स्टार्ट होता है। एक्चुअल जॉब बैंक की क्या है? बैंक सबसे पहले करेगा प्री सैंक्शन इंस्पेक्शन। इस इंस्पेक्शन में सबसे पहले आपका जो एड्रेस है, आपके घर का एड्रेस, उसको वेरीफाई किया जाएगा। आपके ऑफिस को वेरीफाई किया जाएगा कि क्या वास्तव में आप जॉब कर रहे हैं, आप कोई सर्विस कर रहे हैं, तो आपके ऑफिस की वेरिफिकेशन यहाँ पर की जाती है। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट आपने दी है उस प्रॉपर्टी की फिजिकल वेरिफिकेशन भी की जाती है, प्लस उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी वेरीफाई किया जाता है बैंक के एम्पैनल्ड लॉयर के द्वारा। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बैंक के एम्पैनल्ड लॉयर के द्वारा चेक किए जाते हैं और यहाँ पर
आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड पिछले 13 से 30 साल तक का डाटा देखा जा सकता है। लॉयर बेसिकली ये देखता है कि क्या इस प्रॉपर्टी पर कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, इस पर कोई टैक्स तो पेंडिंग नहीं है, इस पर कोई एग्जिस्टिंग लोन तो नहीं चल रहा है। ये सारी चीज़ें बैंक का एम्पैनल्ड लॉयर चेक करता है। इसके अलावा जैसा कि हमने बात की कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन भी की जाती है। बैंक का एम्पैनल्ड वैल्यूअर होता है जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करता है। आपकी प्रॉपर्टी जहां भी है उस लोकेशन को आधार मानता है, उस लोकेशन पर दूसरी प्रॉपर्टीज़ के क्या रेट हैं, मार्केट में स्थिति क्या है उस प्रॉपर्टी के प्रेजेंट रेट्स की, वो प्रॉपर्टी पुरानी कितनी है, उसकी एज क्या है, कंडीशन क्या है, क्या वो प्रॉपर्टी नई है या बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, इस चीज़ को भी वेरीफाई किया जाता है। इसके अलावा होम लोन के माध्यम से या बाहर से कोई पैसा इन्फ्यूज़ करने के बाद उस प्रॉपर्टी को इम्प्रूव किस तरीके से किया जा सकता है, इस चीज़ को भी कंसिडरेशन में रखा जाता है। इसके अलावा उस प्रॉपर्टी का नेबरहुड क्या है, क्या आसपास कुछ बिजनेस आउटलेट्स वगैरह हैं या कोई मकान है या दुकानें हैं, इनके आधार पर भी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाली जाती है। ये सारे फैक्टर्स एनालाइज करने के बाद वो आपकी प्रॉपर्टी की ट्रू वैल्यू यहाँ पर बैंक को बताता है। अब मान लीजिए ये सारा प्रोसेस होने के बाद सब कुछ ठीक पाया जाता है तो आपको ये जो लोन है ये सैंक्शन कर दिया जाता है। अब यहाँ पर एक और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इस लोन की डिसबर्समेंट। इस लोन का पैसा आपको बैंक किस तरीके से देता है। मान लीजिए आपने कोई फ्लैट परचेज किया, तो फ्लैट तो बना बनाया होता है, उसमें आपने कुछ नहीं करना है। आपने कोई बना बनाया मकान लिया है तो ऐसे केसेस में बैंक जो है डायरेक्टली डिसबर्समेंट कर देता है उस पार्टी को जिससे कि आप ये परचेज करने वाले हैं। लेकिन मान लीजिए आपने एक प्लॉट लिया है और प्लॉट लेने के बाद आप खुद से कंस्ट्रक्शन करवाने के बारे में सोच रहे हैं, तो उस केस में ये प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। किस तरीके से, बैंक आपको एक साथ यहाँ पर पैसे नहीं देने वाला है। जैसे जैसे आप मकान बनाते चले जाएंगे वैसे वैसे बैंक इस पैसे को रिलीज करता जाएगा छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स में। सपोज ये हमारा एक घर है, घर हमने बनाना शुरू किया तो सबसे पहले हम लोग नींव डालेंगे। नींव डालने से पहले बैंक आपको कुछ पैसे रिलीज कर देता है। नींव तक आप पहुंच गए, इसके बाद इसका ऊपर का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको पैसा रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद छत तक पहुंचने के लिए पैसा रिलीज किया जाएगा। इसके बाद छत के ऊपर का कुछ पोर्शन है तो उसके लिए पैसा रिलीज किया जाएगा। हर बार बैंक का एक ऑफिशियल आएगा, वेरीफाई करेगा कि क्या उस लेवल तक ये घर बन चुका है। जब तक उस लेवल का कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा उसी के बाद आपको अगली इंस्टॉलमेंट जो होम लोन की वो रिलीज की जाती है। तो इस तरीके से आपको एक्चुअल में होम लोन की डिसबर्समेंट होती है। अब बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि हमने होम लोन ले लिया है तो क्या हमें यहाँ पर इंश्योरेंस लेना भी ज़रूरी होता है। तो देखिए यहाँ पर आपके दिमाग में एक डाउट ये हो सकता है कि इंश्योरेंस करवाना किसका है। तो बेसिकली इंश्योरेंस तो यहाँ पर करवाना पड़ेगा, लेकिन इंश्योरेंस होता किसका है। बैंक के पैसे से जो प्रॉपर्टी क्रिएट हुई है उस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस यहाँ पर किया जाता है। आपने होम लोन लिया है तो डेफिनेटली एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाई है, तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो होती है उसका 30 साल का इंश्योरेंस एक ही बार में हो जाता है और ये इंश्योरेंस काफ़ी सस्ता होता है। आप मानकर चलिए कि अगर आपकी 40 लाख 50 लाख प्रॉपर्टी की वैल्यू है तो आराम से 10-15 हज़ार में आपका 30 साल का इंश्योरेंस यहाँ पर हो जाएगा। तो इतनी अमाउंट जो होती है किसी को बॉदर नहीं करती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि मिस सेलिंग आपको की जाती है और उस मिस सेलिंग में आपको यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान वगैरह चिपका दिए जाते हैं। तो आपको इस चीज़ के प्रति पूरा अवेयर रहना है कि आपको इंश्योरेंस अपना खुद का नहीं करवाना है, इस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस आपको करवाना है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आपको खुद का इंश्योरेंस भी करवाना है तो उस केस में आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। आप मानकर चलिए कि 1 करोड़ तक का भी टर्म इंश्योरेंस आपको आराम से 15,000 के आसपास मिल जाएगा। तो बेस्ट इंश्योरेंस जो है वो टर्म इंश्योरेंस माना जाता है। लेकिन होम लोन के केस में चूंकि होम जो है, घर जो है, बैंक के पैसे से बना होता है तो बैंक इस चीज़ के लिए इंसिस्ट आपको करेगा कि उसकी जो प्रॉपर्टी है, बैंक की जो सिक्योरिटी है, उसको बैंक प्रोटेक्ट करेगा इस इंश्योरेंस के माध्यम से। अब होम लोन जो है बहुत तरह के दिए जाते हैं, अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं, अलग अलग तरह के कस्टमर्स के लिए अलग अलग तरह के वेरिएंट्स यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। एसबीआई के होम लोन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको रेगुलर होम लोन ऑफर किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी दूसरे बैंक से आप अपना होम लोन यहाँ पर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उस केस में बैलेंस ट्रांसफ़र ऑफ होम लोन किया जाता है। एनआरआईज के लिए अलग प्रोडक्ट है, फ्लैक्सी पे होम लोन एक अलग प्रोडक्ट है जहां पर आपको ईएमआईज भरने में फ्लैक्सिबिलिटी रहती है। आप चाहें तो एक ईएमआई इस महीने भर दें, उसके बाद कुछ गैप लेके आप अगली ईएमआईज भर सकते हैं। तो बेसिकली आपको पैसा वापस भरने में काफ़ी फ्लैक्सिबिलिटी इसमें रहती है। इसके अलावा प्रिविलेज होम लोन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए स्पेशली डिज़ाइन प्रोडक्ट है। इसके अलावा शौर्य होम लोन होता है,
ये डिफेंस से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनके लिए ये होम लोन है। बेसिकली अलग अलग प्रोडक्ट बनाने का प्रोसेस इसलिए बैंक ने शुरू किया, इसके पीछे बेसिक कारण ये था कि अलग अलग तरह के वेरिएंट्स के लिए अलग अलग फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी जा सके। जैसे कि ये शौर्य होम लोन है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, ये एक ऐसा होम लोन है जिस पर आपको कोई भी प्रोसेसिंग फी नहीं देनी होती है जब आप होम लोन करवाते हैं। ठीक इसी तरह की बेनिफिट्स आपको प्रिविलेज होम लोन में भी देखने को मिलते हैं। तो कुछ स्पेशल बेनिफिट्स किसी स्पेशल कैटेगरी तक पहुंचाने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ पर डिजाइन किए गए। अब जान लेते हैं कि होम लोन पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है। चूंकि हम लोग यहाँ पर SBI के होम लोन्स को रेफरेंस में ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम ये जानने वाले हैं कि SBI वर्तमान में मई 2025 में आपसे होम लोन पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। बेसिकली आपका जो होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके सिबिल स्कोर पर। आपका सिबिल स्कोर जितना अच्छा होता चला जाएगा, आपका होम लोन उतना ही सस्ता होता चला जाएगा। एक सर्टेन लिमिट के बाद, मान लीजिए लोअर साइड में अगर हम लोग जाएं, तो अगर किसी व्यक्ति का सिबिल स्कोर 550 से कम चला जाता है तो उस केस में बैंक आपको लोन नहीं देने वाला है। हालांकि पहली बार अगर कोई लोन ले रहा है तो डेफिनेटली वो न्यू टू क्रेडिट कस्टमर की कैटेगरी में आएगा, वहां पर आपका सिबिल स्कोर -1 होगा, तो -1 के केस में यहां पर आपको लोन दिया जा सकता है। होम लोन के अभी के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, SBI ने अभी मई 2025 में अपने होम लोन के इंटरेस्ट रेट्स को कम किया है। अगर आपका सिबिल स्कोर 825 या उससे ज़्यादा है तो उस केस में SBI आपको होम लोन देने वाला है 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से लेकर 824 तक है तो उस केस में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाने वाला है 8.20%। 700 से लेकर 749 तक अगर आपका सिबिल स्कोर है तो यहां पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाएगा 8.30%। 650 से 699 सिबिल स्कोर है तो उस केस में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाला है 8.65%। 550 से लेकर 649 तक अगर आपका सिबिल स्कोर है तो इस केस में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 8.95%। इन सब के अलावा अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो कि पहली बार कोई होम लोन ले रहे हैं या इवन पहले से आपने कभी भी कोई भी लोन नहीं लिया है तो उस केस में आपका सिबिल स्कोर रहने वाला है -1, और -1 सिबिल स्कोर के केस में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाने वाला है 8.30%। ये वाले जो इंटरेस्ट रेट हैं SBI में मई 2025 के बाद एप्लीकेबल होने वाले हैं। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको होम लोन का कंप्लीट प्रोसेस समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको हमारा वीडियो यूजफुल लगा और हमारे कंटेंट के लिए अगर आप हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए योर बैंक मैनेजर साइनिंग ऑफ।